हाय, नमस्ते, जय श्री राम। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड सीनियर मेस फैकल्टी ऑफ एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सत्र का ये मेरा पहला लेक्चर है और फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से संबंधित जो अर्थ परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। आम लोग ये समझते हैं कि भूगोल सिर्फ वो नदियों का, पर्वतों का, घास के प्रदेशों का और पठारों का, मैदानों का अध्ययन है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूगोल एक बहुत व्यापक विषय है। इसका कैनवास इतना व्यापक है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समावित हो सकता है और समावित है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा क्या है, क्योंकि ये लेक्चर बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए है और उसमें कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके पास 12th तक ज्योग्राफी नहीं होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो भूगोल की परिभाषा और खासकर जो फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल जो जिसके ऊपर मैं व्याख्यान दूंगा उसके बारे में समझें, जानें और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। भूगोल ऐसा विज्ञान है जो सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, जिसको आप पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। तो भूगोल पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक और पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है, जिसमें कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड समावित है। कोई भी ऐसा तत्व, ऐसा तथ्य या घटक नहीं है जो भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। तो भूगोल क्या है? प्रारंभ से हम ये भूगोल की परिभाषा देते रहे कि भूगोल पृथ्वी तल और उससे संबंधित विभिन्न घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। अब ये पृथ्वी तल बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। पृथ्वी तल अपने आप में एक छोटा सा शब्द है, अर्थ सरफेस ऑफ पृथ्वी तल या भूतल, लेकिन इसमें पूरा का पूरा भूगोल पृथ्वी का छुपा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल और उससे संबंधित विभिन्न घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन है, तो पृथ्वी तल में चारों के चारों मंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल समावित हैं। यानी कि हम इसके अंदर चारों के चारों स्फीयर्स का या मंडलों का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना एंड अ डीप इंटररिलेशनशिप बिटवीन दीज और अमंग दीज। तो एक छोटा सा शब्द पृथ्वी तल या भूतल, जिसमें चारों के चारों स्फीयर्स या मंडल समावित हैं। आप देखिए कितना गहरा इसका अर्थ है। और इससे संबंधित जितने भी जीव, वनस्पति और मानव है, उनका अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप्स, तर्क के आधार पर व्याख्या शुद्ध और व्यापक रूप में एक व्यापक कैनवास पर समझने का जो प्रयास किया जाता है वो भूगोल है। भूगोल में तर्क का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तर्क मतलब तर्कपूर्ण अध्ययन, शुद्ध अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन। इसको पूरी तरह से विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा ही नहीं जा सकता। मैं कहता हूं ये पूरा विज्ञान है और विज्ञान भी इस प्रकार का है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समावित है। जब मैं कह रहा हूं समस्त ब्रह्मांड, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ज्योग्राफी का कैनवास कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। एक अमेरिका के ज्योग्राफर हुए थे रिचर्ड हार्टशॉन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1959 में, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी।
इसमें भूगोल को उन्होंने बहुत खूबसूरती से परिभाषित किया। ये भूगोल वह विज्ञान है, पृथ्वी तल का वह विज्ञान है जिसमें तर्क के साथ शुद्धता के साथ साथ व्याख्या और का विवरण और डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के साथ में अध्ययन किया जाता है, जिसमें समस्त पृथ्वी समावित है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को सिर्फ महज एक मानव के ग्रह के रूप में माना है। शिकागो स्कूल के ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी की एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दी है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ये भूगोल मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन है। अब पारिस्थिति क्या है, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी is the study of interrelationship between organism and environment। समस्त जैविक घटकों और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। अब समस्त जैविक घटकों में वनस्पति भी आ जाती है, जीव जंतु भी आ जाता है और मानव भी आ जाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा में पूरे भूगोल को समाहित करती है। और भी कई भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की परिभाषा दी है, लेकिन इतने बड़े कैनवास के व्यापक विषय को कुछ शब्दों में समाहित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मैंने आपको रिचर्ड हार्टशोन की और शिकागो स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की जो डेफिनेशंस दी हैं, समझाई हैं, वे अपने आप में व्यापक हैं। समझने के लिए भूगोल के एक विस्तृत कैनवास को, भूगोल स्थान का अध्ययन है। स्थान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। स्थान से मतलब है कि पृथ्वी तल, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। और इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी पर जो भूमंडल है, स्थलमंडल जिसे हम कहते हैं वो, और उसके ऊपर जलमंडल, जैवमंडल, और उसको पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों का आवरण यानी कि वायुमंडल। इन सब को जोड़ दें हम और इन सब को हम जीस्ट निकालने का प्रयास करें तो भूगोल या ज्योग्राफी नामक शब्द निकल के आता है। पहली बार भूगोल या ज्योग्राफी का पश्चिम में इस्तेमाल प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफिक्स या ग्राफियस या ग्राफियन, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के विभिन्न घटकों का वर्णन या अध्ययन। हमारे यहाँ पर भूगोल या खगोल दो शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं भारत में, और हमारे यहाँ पर हमेशा आकाशीय पिंडों को गोल माना गया है, फ्लैट नहीं माना गया है। यूरोप में 14वीं शताब्दी को पृथ्वी को फ्लैट माना जाता रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में पृथ्वी को हमेशा गोल माना है। पृथ्वी ही नहीं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सबको गोल माना गया है। बिना किसी लैब से, बिना किसी आधुनिक उपकरणों की सहायता से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा और विभिन्न आकाशीय पिंडों की है, जो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर विज्ञान कितना विस्तृत था। अब किस कारणों से मुगल काल में और उसके बाद में अंग्रेजों के आने के बाद में, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमारे ज्ञान को दबा दिया गया, ये सोचनीय विषय है। और आज धीरे धीरे वो शुद्ध भूगोल, शुद्ध विज्ञान जो हमारा वैदिक और भारतीय है वो निकल कर बाहर आ रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके जो परिणाम और गणनाएं हैं वो आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल सटीक मिलते हैं। अगर अंतर भी है थोड़ा बहुत 19-20 का है,
पॉइंट्स में इतने सटीक कैलकुलेशंस हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने किए थे। ऋषि मुनि हमारे वैज्ञानिक थे उस समय के, जिन्होंने ऑब्जर्वेशंस करके आकाश में विश्लेषण करके, अन्वेषण करके, देखकर, आकाशीय पिंडों की चालों को देखकर, समझकर, वर्षों के अध्ययन के बाद में वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और वो निष्कर्ष हमारे सामने रखे उन लोगों ने। तो उन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भूगोल को समझने के बाद में हम भूगोल को दो बड़ी शाखाओं में विभाजित कर देते हैं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। ये 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में एक तर्क चलता रहा, एक विवाद चलता रहा कि भूगोल को शुद्ध प्राकृतिक रूप में अध्ययन किया जाए, जिसे रायन ज्योग्राफी या शुद्ध भूगोल के नाम से जाना जाता है, या इसमें मानव को भी इंक्लूड किया जाए। जब मानव को इंक्लूड किया गया इसमें, तो एक संपूर्ण प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान बना। तो भूगोल वास्तव में प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़ने का, पुल का या ब्रिज का काम करता है। इसमें कोई भी ऐसा तथ्य, ऐसा तत्व नहीं है जो काल्पनिक हो। ये पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से विज्ञान के रूप में है। तो प्राकृतिक भूगोल मतलब, भौतिक भूगोल मतलब, जिसमें हम भौगोलिक तत्वों या भौतिक तत्वों का अध्ययन करें, जैसे उच्चावच, तापमान, वनस्पति, जीव जंतु और पृथ्वी से संबंधित जितनी भी प्राकृतिक या भौतिक घटक हैं, उन सब का अध्ययन। और मानव भूगोल में हम मानव की समस्त क्रियाओं को, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो, चाहे वो सामाजिक क्रिया हो, चाहे वो राजनीतिक क्रिया हो, चाहे वो व्यवसायिक क्रिया हो, किसी धार्मिक, सांस्कृतिक, जो भी मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हम भौतिक भूगोल पे आता हूं मैं, क्योंकि भौतिक भूगोल हमारा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मैंने आपको बताया कि स्थान और अर्थ सरफेस, स्थान और वेरिएबल कैरेक्टर्स, वितरण, स्थानिक संबंधों के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया गया है। अब भौतिक भूगोल को अगर हम साधारण रूप में समझने का प्रयास करें, तो मैंने आपको बताया, और बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इतने बड़े कैनवास वाले सब्जेक्ट को कुछ शब्दों में निचोड़ कर रख देना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो भूगोल की एक परिभाषा होती, ज्यादा से ज्यादा 2-3 होती। लेकिन असंख्य भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है, उसका अर्थ बताने का प्रयास किया है, क्योंकि स्थान के साथ, भूगोल के साथ काल जुड़ा हुआ है, और काल हमेशा परिवर्तन लाता है, और इस प्रकृति का नियम परिवर्तन है। चेंज इज द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर। हर पल, विपल, विमर्श, निमिष प्रकृति में परिवर्तन आता रहता है। यह स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, यह चलायमान है, हमेशा चलायमान रहती है। कब ब्रह्मांड बना, वी डोंट नो। कब तक चलेगा, वी डोंट नो। कुछ लोग कहते हैं कि एक लीनियर पैटर्न पर चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं एक साइकिल के रूप में चल रहा है, और ये साइकिल इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो भौतिक भूगोल, एक फिलिप नाम के भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने भौतिक भूगोल की बहुत अच्छी परिभाषा देने का प्रयास किया। मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं। फिलिप कहते हैं कि भूगोल एक वृक्ष है जिसके जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं। भूगोल को एक बड़ा वृक्ष बताया है, एक बहुत बड़ा का वृक्ष, और उसकी जड़ें जो हैं
वो भौतिक भूगोल के अंदर समावित हुई हैं, बहुत डीप, गहरी। क्योंकि जितनी ज्यादा गहरी और व्यापक रूप से जड़ें होंगी, उतना ही ज्यादा वृक्ष वृद्धि करेगा। तो भूगोल एक वह वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं, तथा इसकी शाखाएं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की है, तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। और वृक्ष की जो शाखाएं निकली हुई हैं ऊपर, ये मानव की विभिन्न क्रियाओं की घोतक है। यानी कि मिट्टी और जड़ें तो भौतिक भूगोल, तो जो वृक्ष ऊपर निकला हुआ है और उसकी जो शाखाएं हैं चारों तरफ फैली हुई, बहुत दूर दूर तक फैली हुई, जिस पे असंख्य पक्षी रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं, उनका हैबिटाट है। तो आप देखिए कि मानव और प्रकृति को अलग करके अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। मानव प्रकृति का या पृथ्वी का सबसे आकर्षक बिंदु है। ये जो अर्थ है ये ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव इसमें केंद्र में है। और जितना भी आज तक ब्रह्मांड का अध्ययन किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं पर भी जीवन होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आप कल्पना कीजिए क्यों? ये ब्रह्मांड इतना व्यापक है कि आज की तारीख तक हमने ब्रह्मांड के बारे में मुश्किल से 2% जानकारी ज्ञात की है, प्राप्त की है। सिर्फ 2%, अधिकतम है ये भी। बाकी 98% से ज्यादा तो रहस्य अभी भी छुपा हुआ है, उसके बारे में हम जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं, हमारा मानसिक स्तर, हमारा विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। प्रयासरत हैं, और ये प्रयास मानव इतिहास में हमेशा चलते रहे, इसलिए हम आज यहां तक पहुंचे हैं। अगर हम बैठे ही रहते दूसरे जानवरों की तरह, तो ये विकास का क्रम नहीं चलता। हम विकास करते हुए, सभ्यता बसाते हुए, विकसित होते हुए यहां तक आज 2020 तक नहीं पहुंचते। तो विकास का दौर निरंतर चलता रहता है, और मानव इसका मूल है। मानव पृथ्वी के केंद्र में बैठा है, जो पृथ्वी की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है। ये नियंत्रित शब्द बड़ा मेरे को अटपटा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, क्योंकि प्रकृति को नियंत्रित करना असंभव है। और जब जब मानव ने प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है और प्रकृति से खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, तब तक मानव को बहुत बुरी तरह से प्रकृति के आक्रोश को भुगतना पड़ा है, और आगे भी भुगतेगा। आप देखिए कि 2020 किस प्रकार से हमें परेशान कर रहा है। पूरे विश्व में महामारी चल रही है कोरोना की, असंख्य तूफान आ रहे हैं, पृथ्वी अशांत है, प्रकृति अशांत है। और ये अशांत क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इसमें काफी बड़ी भूमिका मनुष्य की है। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य ही जिम्मेवार है, कुछ प्रकृति के भी परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। कभी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, कभी कम आ जाता है। 9 से 12 शताब्दी के बीच में, यानी 900 से 1200 की एडी के बीच में पृथ्वी का तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा था, ग्लोबल टेम्परेचर। तो उस समय तो मानवीय घटनाएं नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बढ़ा। फिर धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के बाद में टेम्परेचर डाउन होते होते 18वीं शताब्दी तक स्थिर हुए। हम सूर्य से जिस स्थिति में बैठे हैं, हमारी पृथ्वी, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन से मतलब होता है कि ऐसी स्थिति
जो आदर्श स्थिति हो, जिसमें ना तो ज्यादा तापमान हो ना कम तापमान हो, यानी कि अनुकूलतम स्थिति बनी हो। और वो अनुकूलतम स्थिति पृथ्वी को ही प्राप्त है हमारे सौर मंडल में। सूर्य से लेकर प्लेटो तक चले जाए, प्लूटो तक चले जाएं आप, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीव है। और हमने अपने सौर मंडल से बाहर भी जितना भी अध्ययन किया है, उसमें भी यही मालूम पड़ा है कि पृथ्वी ही पर आज की तारीख तक जीवन होने के प्रमाण हमारे पास हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पृथ्वी के अतिरिक्त बाहर कहीं पर जीवन नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। प्रयास जारी है, वैज्ञानिक हमारे प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है एक दिन सफलता भी मिले। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक ग्रैंड डिजाइन में बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा है कि आने वाले 500 सालों के पहले मनुष्य को, मानव को बचाने के लिए पृथ्वी जैसा कोई ग्रह ढूंढ लेना चाहिए जिससे मानव को वहां पर ले जाके बसाया जा सके। क्या ये संभव है? लेकिन संभव हो सकता है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, वैसे वैसे ये संभव हो सकता है। हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन जो 100 या 200 या 150 500 साल बाद जो जनरेशन आएंगी, वो किसी और ग्रह पर, वो पृथ्वी को छोड़ के जा चुके हैं। पृथ्वी इस लायक नहीं रहे कि वहां पर जीवन मनुष्य के रहने के लिए संभव हो सके। संभव हो। अब इस परिभाषा के बाद में दूसरी एक और परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्ट्रेलर ने दी है। स्ट्रेलर एक महान भूगोलवेत्ता और भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने लिखा है कि भूगोल अनेक भूविज्ञानों का समन्वित अध्ययन है जो मानव के वातावरण का अध्ययन करता है। सभी प्रकार के विज्ञान इसमें समावित है। एक इमनुएल कांट 17वीं शताब्दी में भूगोलवेत्ता हुए थे, जर्मन भूगोलवेत्ता। उन्होंने लिखा कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, यानी कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यहीं से सारा ज्ञान शुरू होता है एवं निश्चित ही विश्व का वस्तुबोध को समझने के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। यानी कि भौतिक भूगोल के अध्ययन की एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आर्थर होम्स एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने भी भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा किया कि भौतिक भूगोल का अध्ययन ही स्वतः, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही स्वतः भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की स्थलाकृतियां, सागर, महासागर एवं वायुमंडल का अध्ययन सम्मिलित है। जो मैंने आपको पृथ्वी तल के बारे में बताया था, वो ही चीज यहां पर उभर के आ रही है। एक और भूगोलवेत्ता हुए थे लॉबेक नाम के। उन्होंने भौतिक वातावरण एवं जीवन के अंतर संबंध का अध्ययन भौतिक भूगोल के रूप में बताया। तो हमारा सार क्या निकल रहा है? हमारा सार ये निकल रहा है कि भूगोल समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन का विज्ञान है और उसमें पृथ्वी मुख्य है, क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी के सभी क्रियाकलाप मानव के द्वारा नियंत्रित है। मानव उन्हें संचालित कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि प्रकृति का या पृथ्वी का रोल नहीं है, वहां पर भी रोल है। प्रकृति हमें, जीवों को बच्चे की तरह पालती है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं वो पृथ्वी से मिल रहे हैं, प्रकृति से मिल रहे हैं। कल्पना कीजिए हमारा दिमाग ही होता है विकसित और ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होते, तो क्या हम आज जिस विकास की
पीढ़ी सीढ़ी पर या आयाम पर खड़े हैं, संभव हो पाता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। इसलिए मानव और मानव के साथ प्रकृति, इन दोनों का अंतर संबंध बहुत गहरा है और इसको ही हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, भूगोल को आगे मैंने आपको बताया भौतिक और मानव भूगोल में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक भूगोल की मैंने आपको कुछ अच्छी परिभाषाएं बताई, उन्हें समझाने का प्रयास किया और यह भी बताया कि भौतिक भूगोल पूरी की पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। समस्त प्राकृतिक घटकों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। समस्त प्राकृतिक घटक, कुछ भी जिसमें मनुष्य का रोल नहीं है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है और प्राकृतिक नियमों और भौतिकी से जुड़ा हुआ है, वो प्राकृतिक भूगोल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे YouTube पे लिख के भेज सकते हैं, मैं उपलब्ध रहूँगा। कल मैं आपको एक नए चैप्टर के रूप में, एक नए चैप्टर को की व्याख्या करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत रहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार। आपका सबका शुभ दिन रहे।